आज का हमारा टॉपिक है वेरिएशन एंड एवोल्यूशन। पहले हम देखेंगे कि जेनेटिक वेरिएशन जो है वो किस तरह से प्रोड्यूस होती है ऑर्गेनिजम्स के अंदर, और फिर वेरिएशन जो है उसका एवोल्यूशन से क्या ताल्लुक है। तो सबसे पहले जो है म्यूटेशन के ज़रिए जो है जीन्स में म्यूटेशन जो है उसके ज़रिए अलील्स बनते हैं। इसके बाद हमारे पास जब अलील बन जाते हैं तो उनमें रीशफलिंग होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान, और इस रीशफलिंग ऑफ अलील्स की वजह से जानवरों के अंदर वेरिएशन या तब्दीलियाँ आती हैं। तीन मैकेनिज़म्स हमारे पास ऐसे हैं जिनकी वजह से जेनेटिक वेरिएशन जो है वो जानदारों में आती है। इनमें से पहला है इंडिपेंडेंट असार्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स, दूसरा है क्रॉसिंग ओवर और तीसरा है रैंडम फर्टिलाइजेशन। इन तीन को हम देखेंगे डिटेल के साथ। पहला है हमारे पास इंडिपेंडेंट असार्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स। इंडिपेंडेंट असार्टमेंट में क्या होता है, सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं ओरिएंटेशन की, कि होमोलोगस पेयर्स की जो ओरिएंटेशन होती है, यानी जिस तरह से वो तरतीब पाते हैं मेटाफेज 1 में, वो मैटर करती है जेनेटिक डाइवर्सिटी में। ओरिएंटेशन जो है हर पेयर की वो इंडिपेंडेंट होती है बाकी पेयर्स की निस्बत से, और ये बिल्कुल इसमें जो तरतीब है एक ही जोड़े के दो क्रोमोसोम्स की, वो लाइक अ फ्लिप ऑफ कोइन होती है। जैसे हम कोई सिक्का उछालते हैं तो उसमें हेड या टेल की जो प्रोबेबिलिटी है वो 50-50% होती है। तो इसमें भी ऐसे ही होता है कि जो है कौन सा क्रोमोसोम जो है वो किस साइड पे जो है तरतीब उसकी होगी या वो अरेंज होगा, ये बिल्कुल जो है बाय चांस होता है। इसे एक्सप्लेन अगर हम डायग्राम से देख लें तो हमारे पास ये एक सेल है जिसमें हमारे पास टोटल जो है वो 4 क्रोमोसोम हैं, 2 पेयर्स हैं क्रोमोसोम्स के, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के 2 पेयर हैं। ये जो अरेंजमेंट है इसमें हमारे पास जो ब्लू क्रोमोसोम है वो लेफ़्ट साइड पे अरेंज है दोनों पेयर्स के अंदर, और जो राइट साइड पे रेड क्रोमोसोम है। अब इसके नतीजे में हमारे पास जो नए सेल्स इससे दो बनेंगे मियोसिस 1 के नतीजे में, उनमें एक सेल के अंदर जो है वो सिर्फ ब्लू वाले क्रोमोसोम्स जाएंगे और दूसरे सेल के अंदर जो है रेड वाले क्रोमोसोम्स जो हैं वो जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम इससे जब मियोसिस 2 होगी अगले स्टेप में, तो उसमें हमारे पास जो 4 गमीट्स बनेंगे उसमें 2 कम्बिनेशंस होंगे। एक जो है कम्बिनेशन में हमारे पास इस तरह के गमीट्स होंगे जिनमें सिर्फ ब्लू वाले क्रोमोसोम्स होंगे, और दूसरे कम्बिनेशन में हमारे पास इस तरह के गमीट्स होंगे जिसमें रेड वाले क्रोमोसोम्स मौजूद होंगे। इसी की अरेंजमेंट जो है, पॉसिबिलिटी जो है वो और भी हो सकती है। पहले हमने ये देखा था कि जो रेड क्रोमोसोम्स हैं वो राइट साइड पे थे हर पेयर में, और जो ब्लू क्रोमोसोम्स हैं वो लेफ़्ट साइड पे थे। अब दूसरी पॉसिबिलिटी इसी अरेंजमेंट की देख लेते हैं। ये जो पॉसिबिलिटी 2 है, इसमें आपके पास जो फर्स्ट होमोलोगस पेयर है उसमें राइट साइड पे रेड वाला क्रोमोसोम है, और जो सेकंड होमोलोगस पेयर है उसमें राइट साइड पे ब्लू वाला क्रोमोसोम है। तो इसमें अरेंजमेंट जो है वो चेंज हो गई है। इसी तरह से जब मियोसिस 1 होगी तो उसमें भी हमें जो है जो हमारे पास सेल्स बनेंगे मियोसिस 1 के नतीजे में, उसमें हमारे पास ये होगा कि हर सेल के अंदर एक रेड क्रोमोसोम होगा और एक ब्लू क्रोमोसोम होगा। नेक्स्ट अगर हम इसी को जाके मियोसिस 2 पे देखें तो इसमें हमारे पास जो है फिर 2 कम्बिनेशन मज़ीद बनेंगे, और इसमें जो है ये वाला जो कम्बिनेशन है ब्लू रेड का है, ये भी ब्लू रेड है, यानी ये सेम टाइप है, और इसमें जो है रेड ब्लू का कम्बिनेशन है, इसमें भी ऐसे ही है। तो इस तरह हमारे पास टोटल जो हैं, अगर हमारे पास 2 होमोलोगस पेयर्स होंगे क्रोमोसोम के, तो उससे हमारे पास जो नए गमीट्स बनेंगे वो हमारे पास टोटल जो है कितनी तरह के बनेंगे, टोटल हमारे पास जो गमीट्स बन जाएंगे वो हमारे पास 4 तरह के गमीट जो हैं बनेंगे, या 4 तरह के कम्बिनेशंस जो हैं वो हमारे पास बनेंगे। नेक्स्ट इसकी जो है डिटेल को देखते हैं कि ये कम्बिनेशन जो हैं हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं कि कोई डिप्लॉयड सेल जो है वो कितने कम्बिनेशंस के गमीट्स जो है वो बना सकता है।
इसको हम जो है किस तरह से फाइंड करते हैं, ज़रा इसको देख लेते हैं। इसका हमारे पास फार्मूला होता है टू गमीट्स के जो कम्बिनेशंस होते हैं उसके निकालने का फार्मूला है हमारे पास 2 to the power of n। n यहाँ पे हमारे पास जो है वो हैप्लॉइड नंबर जो होता है किसी स्पीशीज़ का उसके बराबर होता है। जैसे हमने मिसाल देखी जिसमें हमारे पास 2 होमोलोगस पेयर्स थे यानी 4 क्रोमोसोम थे, तो इस सिलसिले में हमारे पास क्योंकि हैप्लॉइड नंबर जो है वो 2 होगा, तो इसमें जो कम्बिनेशंस होंगे वो 2 to the power of 2 हो जाएंगे और इस तरह से हमारे पास 4 कम्बिनेशंस बनेंगे। ऐसे ही अगर हमारे पास डिप्लॉयड सेल जो है उसमें 3 पेयर्स हैं क्रोमोसोम के और उसका हैप्लॉइड नंबर 3 है, तो उसके जब आप कम्बिनेशन निकालने लगेंगे गमीट्स के तो फार्मूला होगा 2 to the power of 3 यानी कि 8 कम्बिनेशंस जो हैं उस सूरत में हमारे पास बनेंगे। अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमंस में हमारे पास जो है 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम के और ह्यूमन का हैप्लॉइड नंबर जो है वो 23 होता है। तो ह्यूमन के लिए जो फार्मूला होता है कम्बिनेशन ऑफ गमीट्स जो है वो निकालने के लिए वो होगा 2 to the power of 23 जो कि तकरीबन बनता है 8.4 मिलियन। तो इस तरह से हम जो है गमीट के कम्बिनेशंस जो हैं वो फाइंड आउट करते हैं। यहाँ लिखा भी हुआ है नंबर ऑफ पॉसिबल कम्बिनेशंस व्हेन क्रोमोसोम सॉर्ट इंडिपेंडेंटली, लेकिन इसके लिए एक शर्त है कि क्रोमोसोम्स की जो असॉर्टमेंट है वो इंडिपेंडेंटली होनी चाहिए। तो इसमें जो है ये फार्मूला होता है 2 to the power of n वेयर n इज़ हैप्लॉइड नंबर ऑफ स्पीशीज़। यहाँ से n से क्या मुराद है कि उस स्पीशीज़ में हैप्लॉइड नंबर जो है वो कितना है, यानी उसके एक सेट में कितने क्रोमोसोम होंगे। इन द केस ऑफ ह्यूमन नंबर ऑफ पॉसिबल कम्बिनेशंस ऑफ मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमोसोम्स इन द रिजल्टिंग गमीट्स इज़ अबाउट 8.4 मिलियन। और ये किस फार्मूले से हमने निकाले हैं वो पहले हम जो है डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट जो सोर्स है जेनेटिक वेरिएशन का वो क्रॉसिंग ओवर है। तो क्रॉसिंग ओवर जो है इसके अंदर क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर जो है इसका पहला काम तो ये है कि ये हमारे पास क्रॉसिंग ओवर जो है ये रिकम्बिनेंट क्रोमोसोम्स जो है पैदा करती है। रिकम्बिनेंट क्रोमोसोम्स कौन से होते हैं, ऐसे क्रोमोसोम जिनमें मैटरनल और पैटर्नल दोनों जीन्स जो हैं वो मौजूद होते हैं, उन्हें हम रिकम्बिनेंट क्रोमोसोम्स कहते हैं। ह्यूमंस के अंदर क्या होता है कि एक जो पेयर है उस पे कितने चांस होते हैं क्रोमोसोम क्रॉसिंग ओवर के, वो 1 to 3 होते हैं। एक क्रोमोसोम पेयर में जो है 1 से लेके 3 इवेंट्स हो सकते हैं क्रॉसिंग ओवर के, और ये डिपेंड करता है दो चीज़ों पे कि कितने इवेंट्स होंगे क्रॉसिंग ओवर के। दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, नंबर 1 साइज़ ऑफ क्रोमोसोम और नंबर 2 जो है पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर। इसके अलावा जेनेटिक वेरिएशन का एक और भी सबब है कि जो अरेंजमेंट होती है मियोसिस 2 की मेटाफेज 2 पे अरेंजमेंट जो होती है सिस्टर क्रोमेटिड्स की, और कौन से सिस्टर क्रोमेटिड्स की, जो नॉन आइडेंटिकल हैं। नॉन आइडेंटिकल से क्या मुराद है इसे ज़रा हम देख लेते हैं। तो उसकी जो अरेंजमेंट होती है वो भी अल्टरनेटिव हो सकती है, उसके लिए जो है मुख्तलिफ पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, जिसकी वजह से जो टाइप ऑफ डॉटर सेल्स बनते हैं उनमें जो जेनेटिक्स है वो क्या हो सकती है, उसमें वेरिएशन आ सकती है। अब इनकी अरेंजमेंट कैसे डिफरेंट हो सकती है, मिसाल के तौर पे ये हमारे पास जो है एक क्रोमोसोम है और इसमें जो है ये इसके जो है 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। अब इसमें जो राइट साइड पे सिस्टर क्रोमेटिड है उसमें जो है वो रिकम्बिनेंट है, उसमें 2 तरह के जीन्स मौजूद हैं, मैटरनल भी पैटर्नल भी। और जो हमारे पास लेफ़्ट साइड पे सिस्टर क्रोमेटिड है उसमें सिर्फ एक टाइप के जीन या किसी एक पेरेंट के जीन्स जो हैं वो मौजूद हैं। तो अब इनकी अरेंजमेंट जब ये होगी मेटाफेज 2 पे वो डिफरेंट हो सकती है। इसमें ये जो रिकम्बिनेंट सिस्टर क्रोमेटिड है या जिसे हम कहेंगे नॉन आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड है, ये राइट साइड पे भी हो सकता है जैसे हमने पहले देखा था, और ये लेफ़्ट साइड पे भी हो सकता है। और इसी तरह से फिर इनसे जो गमीट्स बनेंगे वो भी इस हवाले से जो है या इस हिसाब से डिफरेंट हो सकते हैं। तो एक तो मेटाफेज 1 पे जो अरेंजमेंट है होमोलोगस पेयर्स की, वहाँ पे वेरिएशन आती है जीन्स के अंदर,
या फिर जो गैमीट बन रहे होते हैं उनमें जेनेटिक वेरिएशन आती है। दूसरा, जब मियोसिस 2 की मेटाफेज 2 पे नॉन आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड्स जो हैं उनकी अलाइनमेंट होती है या उनकी डिफरेंट अलाइनमेंट होती है, तो उससे भी जो गैमीट्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स के बनते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रैंडम फर्टिलाइजेशन। तो रैंडम फर्टिलाइजेशन जो है इसमें भी हमारे पास जो है, हम जानते हैं कि फर्टिलाइजेशन जो है वो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स है। तो ह्यूमंस के अंदर जो है इसमें, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो एक पेरेंट है उसमें जो गैमीट्स बन रहे हैं वो 8.4 मिलियन कम्बिनेशंस उसके लिए पॉसिबल हैं। इसी तरह से जो दूसरे पेरेंट के गैमीट्स होंगे उनमें भी इतने ही कम्बिनेशंस हैं। तो जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, यानी हम जब 2 टू द पावर ऑफ 23 और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 टू द पावर ऑफ 23, तो हमारे पास जो टोटल कम्बिनेशंस बनते हैं वो 70 ट्रिलियन हैं। यानी 70 खरब हमारे पास जो है कम्बिनेशंस जो हैं वो बन जाते हैं इससे। और उन 70 ट्रिलियन कम्बिनेशंस में से कोई एक जो है कम्बिनेशन जो है वो चूज़ किया जाता है जो कि ज़ाइगोट में मौजूद होता है। अब इस इतने सारे कम्बिनेशंस में से जब कोई इंडिविजुअल बनता है तो कुदरत ने जो ऑलरेडी किसी भी इंडिविजुअल को जो है वो काफ़ी यूनिक बनाया है कि आप जो हैं आप 70 ट्रिलियन कम्बिनेशंस में से चूज़ किए गए किसी एक कम्बिनेशन का नतीजा है। तो इट मीन्स यू आर ऑलरेडी रियली यूनिक। इसीलिए कहते हैं कि डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स, कि अपने आप को दूसरों के साथ मुआजना मत करें। इफ़ यू डू सो, अगर आप ऐसा करते हैं, देन यू आर इंसल्टिंग योर सेल्फ, तो फिर आप जो है अपनी तौहीन जो है वो खुद कर रहे होते हैं। तो आप जो है ऑलरेडी ही नेचर की एक बेहतरीन सिलेक्शन का नतीजा हैं। तो इससे पहले अगर आप किसी एहसास कमतरी या इन्फीरियॉरिटी कम्प्लेक्स का शिकार हैं तो इससे बाहर आ जाएं। हर इंसान जो है वो यूनिक है और उसे नेचर ने जो है बेहतरीन खसूसियात दे के इस दुनिया के अंदर भेजा है पैदाइश से पहले ही। बाद में वो किस तरह से चीज़ों को सीखता है या किस तरह का कमाल हासिल करता है, ये अब उसकी ज़ात पे ख़ुद मुनहसर है। नेक्स्ट अगर हम इसमें देखें तो वेरिएशन और एवोल्यूशन, यानी वेरिएशन जो है वो किस तरह से एवोल्यूशन प्रोड्यूस करती है। तो डार्विन का ये ख्याल था कि पॉपुलेशन जो है उसमें डिफरेंशियल रिप्रोडक्टिव सक्सेस जो होती है मुख्तलिफ इंडिविजुअल्स की, उसके नतीजे में एवोल्यूशन होती है। यानी जब मुख्तलिफ जानदार जो हैं वो ज़्यादा, या एक ही पॉपुलेशन के कुछ जानदार जो हैं वो बच्चे पैदा करने में ज़्यादा सक्सेसफुल रहते हैं बाकी की निस्बत, तो इसे हम कहते हैं डिफरेंशियल रिप्रोडक्टिव सक्सेस, और इसके नतीजे में एवोल्यूशन होती है। अब ये मेंबर्स जो हैं या ये इंडिविजुअल्स जो हैं, ये कौन से इंडिविजुअल्स होंगे जो कि बेस्ट सूटेड हैं, जिन्होंने बेहतर तरीके से जो है अपने आप को ढाल लिया है किसके मुताबिक, लोकल इन्वायरमेंट के मुताबिक। तो इस तरह के जो इंडिविजुअल्स होंगे ज़ाहिर है वो सरवाइव भी करेंगे और वो ज़्यादा ऑफस्प्रिंग जो है वो प्रोड्यूस करेंगे। नेक्स्ट इसमें क्या है कि नेचुरल सिलेक्शन जो है, और इसी को हम नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। नेचुरल सिलेक्शन क्या है कि बेहतरीन खसूसियात के हामिल अफराद का इंतखाब जो ऐसी जीनोटाइप रखते हैं जो माहौल के साथ बेहतरीन जो है मुताबिकत रखती है। तो नेचुरल सिलेक्शन में क्या होता है, एक्यूमुलेशन होता है जेनेटिक वेरिएशन का, और कौन से जेनेटिक वेरिएशन को सपोर्ट किया जाता है जो कि एक ख़ास तरह के माहौल में फेवरेबल है, जिसे माहौल सपोर्ट कर रहा है या जिसने माहौल के मुताबिक अपने आप को ढाल लिया है। अब अगर कोई इन्वायरमेंटल चेंज हो जाती है तो फिर क्या होगा, फिर ये पहले वाला कम्बिनेशन है जो है जीन्स का वो सूटेबल नहीं रहेगा, बल्कि अब फिर जो है म्यूटेशन की होगी। इसके अलावा मियोसिस और क्रॉसिंग, मियोसिस के इवेंट्स क्रॉसिंग ओवर के नतीजे में, रैंडम फर्टिलाइजेशन के नतीजे में न्यू कम्बिनेशंस बनाए जाएंगे एलील्स के, और ये जो है माहौल के साथ मुताबिकत पैदा करके और उस स्पीशीज़ को या उस पॉपुलेशन को इवाल्व करने में मदद देंगे। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है क्या ये हमेशा बेनिफिशियल होती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर तस्वीर के जैसे दो रुख होते हैं, तो इसके भी नुकसान भी हैं। सबसे इसका जो है
ज़्यादा नुकसान इसका जो है क्या है कि एक जो स्टेबल इन्वायरमेंट होता है जिसमें तब्दीली नहीं आ रही, उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये नुकसानदेह होती है, क्योंकि इसमें जो है ये डिस्टर्ब कर देती है सक्सेसफुल कम्बिनेशन ऑफ अलील्स को। दूसरा क्या है कि ये एनर्जेटिकली कॉस्टली है, यानी इसमें ज़्यादा तवानाई खर्च होती है एज़ कम्पेयर टू ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो फिर इसे क्यों बरकरार रखा गया है? तमाम एनिमल्स जो हैं एनिमल किंगडम के, या तमाम जो ग्रुप्स हैं एनिमल किंगडम के, उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो क्यों पाई जाती है? तो उसकी एक यही वजह हो सकती है कि ये जेनेटिक वेरिएशन का सबब बनती है। अच्छा, इसमें फिर मज़ीद ये है कि जैसे हम ये पढ़ते हैं कि हर जनरल रूल्स में कुछ एक्सेप्शंस होती हैं, तो ऐसा हमेशा नहीं होता कि सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही के नतीजे में जेनेटिक वेरिएशन या जेनेटिक डाइवर्सिटी पैदा हो। कुछ और तरीके भी हो सकते हैं जिससे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो जेनेटिक डाइवर्सिटी हासिल करते हैं। मिसाल के तौर पे ये डिलॉयड रोटिफर जो है उसकी इमेज है। डिलॉयड रोटिफर जो है इसमें पिछले 50 मिलियन सालों से जो है इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो नहीं हुई। तो ये फिर जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है किस तरह से हासिल करता है कि ये जो है फॉरेन डीएनए के जो पीसेस हैं उन्हें अपटेक करता है, हासिल करता है थ्रू क्रैक्स इन सेल मेम्ब्रेन के। जब ड्राई इन्वायरमेंट होता है उसमें ये डोरमेंसी में चला जाता है, इसकी सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्रैक्स पड़ जाते हैं और उन क्रैक्स से डीएनए जो है ये फॉरेन डीएनए या अपनी ही रोटिफर स्पीशीज़ के इंडिविजुअल्स का डीएनए जो है उसे अपने डीएनए में शामिल करके जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है उसके अमल से गुजरता है।